नमस्कार मित्रों, मैं तरुण जयंती बारोट एक सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्क मैंने 2004 या 5 में चालू किया था। ऑलमोस्ट 18 साल, मतलब एक पुख्त बच्चा जन्म लेने के बाद 18 साल का होता है तो पुख्त कहलाया जाता है। ऐसे आज मैं बोलूँ तो मेरी 18 साल की उम्र सोशल वर्क करते करते हुई। 18 साल में मैंने 4 प्रोजेक्ट पे मोस्टली काम किया है। उसको अगर समराइज करें तो WHEY वुमेन के लिए मैंने काफी काम किया, हेल्थ सेक्टर के लिए काफी काम किया, E स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए भी काफी काम किया हुआ है। और लास्ट WHEY यूथ, तो यूथ के लिए भी काफी काम किया है। उसमें लास्ट जो मेरे इनिशिएटिव या मेरे एफर्ट्स जो 4 कॉन्सेप्ट के ऊपर है, उसमें आज हम बात करेंगे वाई के ऊपर, यूथ के ऊपर। यूथ के लिए एक टेक्नोलॉजी है बायोमेट्रिक ब्रेन एनालिसिस, BBA, या वर्ल्ड वाइड उसका DMEIT के नाम से वो टेक्नोलॉजी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बायोमेट्रिक ब्रेन एनालिसिस, फिंगरप्रिंट से ब्रेन एनालिसिस होता है। बच्चे को या आदमी को क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं अच्छा लगेगा, वो क्या अच्छा कर पाएगा, what he likes, what he dislikes, everything we know by these reports। तो ये बायोमेट्रिक ब्रेन एनालिसिस के बारे में आज हम बात करेंगे। बायोमेट्रिक ब्रेन एनालिसिस एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। हर एक माता पिता, कोई भी माता पिता हो, उसको अपना बच्चा खास ही नजर आता है। जो एक हर एक ने सुनी हुई जो एक कहानी है अकबर और बीरबल वाली। तो बीरबल को गांव में भेजा था उसके राज्य में अच्छा बच्चा ढूंढने के लिए, इंटेलिजेंट, देखने सबसे अच्छा दिखने वाला। तो वो उसके खुद का बच्चा लेके आया कि जो दिखने में एकदम अच्छा नहीं था, फिर भी उसको लेके आया क्योंकि उसका बच्चा उसको पसंद आया सबसे अच्छा। वैसे ही हर एक माता पिता को अपना ही बच्चा पसंद आएगा, चाहे वो कैसा भी हो, उसको कुछ आता हो नहीं आता हो, दिखने में अगर अच्छा हो नहीं हो, इमटेरियल है, मगर अपना बच्चा के सब माता पिता को सबसे अच्छा ही लगता है। आज हम एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और उसमें एक दिक्कत क्या है कि माता या पिता या अपने दादा दादी उसका सब अधूरा सपना पूरा करने के लिए बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि मैक्सिमम जितने भी बच्चे अगर सक्सेस होते हैं तो ठीक है, वरना उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। उसके कारण वो आपघात, मतलब सुसाइड तक करते हैं बच्चे। तो मैं बीइंग अ सोशल वर्कर ये एक टेक्नोलॉजी को लोगों को अवेयर करवाना चाहता हूँ कि अपने बच्चे की क्षमता जो अच्छा कर सके ऐसा हो, उसको कैसे जाना जाए और माता या पिता का अधूरा सपना उसके ऊपर थोपा नहीं जाए। और एक बायोमेट्रिक ब्रेन एनालिसिस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से माता पिता या बच्चा खुद अपनी इनेंट इंटेलिजेंस आइडेंटिफाई कर पाएगा। और अपने लाइफ में मैं हर एक श्रोता को बोलूँगा कि अब आप अगर मेरी बात झूठी लगती है या फंसाना लगता है तो आप अपने ओर से 10-20 लोगों का नाम लिखिए, उसमें उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखिए और उसको पूछिए कि आप अभी क्या करते हो। तो मोर देन 70% लोग पढ़े कुछ होंगे और करते कुछ होंगे। तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन वही है कि अपनी लाइफ के 15, 17, 18 साल जो लाइफ में पढ़ाई की, वो अगर डे बाय डे लाइफ में काम नहीं आएगी, या वो अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए अगर वो पढ़ाई काम नहीं आएगी तो वेस्ट है। उसके लिए मैं हर एक यंगस्टर्स को और माता पिता को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके उतना जल्दी ये बायोमेट्रिक ब्रेन एनालिसिस कोर्स टेस्ट करवा लेना चाहिए। और बायोमेट्रिक ब्रेन एनालिसिस के माध्यम से पता चलेगा कि
बच्चे में क्या क्षमता है और क्या उसको पसंद आता है, क्या नहीं पसंद आता है। तो आपका 80% उसके फ्यूचर के लिए जो चिंता है वो चिंता मुक्त आप हो सकते हो। और मैं नहीं मानता कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे या बेटा या बेटी को दुखी करना चाहेंगे। हर एक का इंटेंशन एक ही है, अपने बेटा या बेटी को फाइनेंशियली सद्धर रखे और वो अच्छी जिंदगी शांति से अपनी फैमिली के साथ पूरी जिंदगी बिताए। वो हर एक माता पिता का सपना होता है। तो मैं क्या होता है, कभी कभी माता या पिता अपने माता को वकील बनना हो, फादर को डॉक्टर बनना हो, वो नहीं हो पाया उनके लाइफ में, तो वो बच्चे के पीछे हाथ धो के पड़ेंगे कि भाई आपको ये बनना है, आप लॉयर बनोगे, फादर बोलेगा आप डॉक्टर बनोगे। तो डॉक्टर या लॉयर कुछ भी नहीं बन पाने वाला बच्चा, अगर उसको म्यूजिक का इंटरेस्ट है या कोई अगर म्यूजिशियन बन सकता अच्छा है या कोई स्पोर्ट्समैन अच्छा बन सकता है, तो उसके बदले वो कंफ्यूज रहता है और वो दुखी होगा और ये नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली तीनों में से कुछ भी वो नहीं बन पाएगा और उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। तो एक इंग्लिश में कहावत है, ए जीनियस कैन नॉट बी क्रिएटेड बट डिस्कवर्ड एंड ग्रूम्ड। तो जीनियस बनाना है अपने बच्चे को, तो वो तभी बन पाएगा जब आप उसको उसकी इनेट इंटेलिजेंस को डिस्कवर करके उसको चांस देंगे या उसको ग्रूम करेंगे हम आगे जाने के लिए। उसकी प्रतिभा जो है उसको पहचान के उस दिशा में अगर वो कुछ काम करेगा तो 100% उसका सक्सेस उस फील्ड में पक्का है। उसकी बौद्धिक लाक्षणिकता वो इंटेलिजेंट कितना है, क्या है, वो चेक करने का अपने पास माध्यम है, तो क्यों नहीं किया जाए। वो जन्मजात प्रतिभा उसकी जो है वो अगर ये BBA दिखा देगा, मैं बोलता हूँ कि ये टेस्ट के माध्यम से इतना पता चलेगा कि बच्चा कैसा है। अगर हम स्पोर्ट्स का उदाहरण लें तो स्पोर्ट्स में कैसी स्पोर्ट्स खेल पाएगा, टीम स्पोर्ट्स या इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, एंड आउटडोर या इंडोर, ये 4 चीजें अगर आइडेंटिफाई हो जाती है तो उसके बाद बहुत लिमिटेड गेम बाकी रहेंगे और उसमें फिर हम अपने बच्चे को बोल सकते हैं कि भाई आप ये ट्राई करो। उसमें फिर 2-4 जो गेम बाकी है उसमें उसको जो अच्छा लगे उसमें अगर वो चालू करेगा खेलना, प्रैक्टिस करना, तो मैं मानता हूँ कि उसकी एज 18 होने तक वो वर्ल्ड में बेस्ट प्लेयर बन सकता है। हम सब जानते हैं सचिन तेंदुलकर के पिताजी ने जो रिस्क लिया, आज की लैंग्वेज में मैं रिस्क बोलूँगा, हम किताबों में पढ़ते थे, उसको किताब पढ़ने के लिए प्रेशराइज नहीं किया, तब जाके आज एजुकेशन के सिस्टम में उसके नाम का एक लेसन आ रहा है। तो हम सबको पता है कि सचिन तेंदुलकर 10th की एग्जाम देने से पहले भी ग्राउंड में खेलता था और एग्जाम देके भी सीधा ग्राउंड में जाता था। तो ये उसके फादर ने उसको फ्री हैंड दिया और उसने जो मेहनत की तब जाके वो वर्ल्ड में बेस्ट प्लेयर बन पाया। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रेशराइज करने के बदले उसको पूछिए या उसको ऐसा कुछ नहीं हो जैसा आप बोले ऐसा, तो ये टेस्ट करवाना चाहिए। ये टेस्ट खाली 10th के बच्चों के लिए तो 100% इन कंपलसरी है ही है, जो 10th में पढ़ रहा है, जिसने एग्जाम दी है या अभी उसका स्टेज है कि कौन सा स्ट्रीम सिलेक्शन करे, आर्ट्स करे, कॉमर्स करे या साइंस करे, तो उसके लिए तो 101% मैं बोलूँगा कि ये टेस्ट के बिना स्ट्रीम सिलेक्शन विल बी ए मेजर मिस्टेक। उसके सिवा 2 साल, 2.5 साल का, 3 साल का बच्चे को भी अगर करवा देते हैं तो हमको पहले से क्लियर हो जाएगा कि उसको क्या, किस दिशा में आगे बढ़ाना है। तो मैं हर एक
श्रोता को हम अगर खुद कितनी भी साल हो, अगर वो भी कंफ्यूज हैं कि मुझे पता नहीं चलता क्या करूँ, तो वो भी ये रिपोर्ट करवा के अपना दिमाग का क्लैरिफिकेशन, मतलब अपने और काउंसिलर, ये पूरी सिस्टम ऐसी है, 5 अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर, 5 राइट हैंड की फिंगर। तो हम सब साइंस के बतौर जब पढ़े थे तब पता था कि आवर राइट ब्रेन हैंडल लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी एंड लेफ्ट ब्रेन हैंडल राइट पार्ट ऑफ बॉडीज। तो उसका मतलब है अपना लेफ्ट ब्रेन जो है उसकी सभी लोब, मतलब ब्रेन के 10 लोब्स होते हैं, उसमें 5 लोब्स लेफ्ट साइड में है। तो वो अपनी राइट हैंड की जो है वो हैंडल करेंगी और ये ऐसे। तो उस हिसाब से इसको रिफ्लेक्ट किया गया है। साइंटिस्ट जितने हैं वो सब अभी ये प्रूव हो गया है उनके हिसाब से कि जो मैंने बोला, लेफ्ट ब्रेन टैकल राइट पार्ट ऑफ बॉडी एंड राइट ब्रेन टैकल लेफ्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। तो जितना हो सके उतना जल्दी ये रिपोर्ट करवा के अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए, कभी कभी जो कपल है उसमें भी अगर लव मैरिज करने के बाद भी उनको झगड़े हो रहे हैं, तो दोनों लोग अगर ये रिपोर्ट करवाएंगे तो उसका भी सॉल्यूशन ये रिपोर्ट से आ सकता है। ये मेरा अनुभव है। 2 से ज़्यादा 2 या 3 कपल को डाइवोर्स कोर्ट ने दे देने के बाद भी उन लोगों को जब ये टेक्नोलॉजी का पता चला तो उन्होंने ये रिपोर्ट करवाया, तो वो दोनों आज की डेट में साथ रह रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि बच्चे के लिए या पढ़ते हुए बच्चे के लिए ही जरूरी है। सब कोई, हर कोई जो खुश रहना चाहता है वो अगर ये रिपोर्ट करवाएगा तो 100% ये काम। हम सब जानते हैं कि फिंगरप्रिंट एक जैसी होती नहीं है। फिंगरप्रिंट हर एक की अलग होती है और लाइफ टाइम सेम ही रहती है। हस्तरेखाएं अपने कर्म के हिसाब से बदलती है, मगर फिंगरप्रिंट कभी बदलती नहीं। जैसे अपने बर्थ होता है तो माँ के गर्भ में जब बेटा या बेटी होती है तो 21st वीक जो होता है तब से लेकर 27 या 28th वीक तक ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। ब्रेन का डेवलपमेंट और हस्तरेखा, मतलब ये फिंगरप्रिंट का डेवलपमेंट एक साथ होता है। तो जो साइंटिस्ट ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भाई ये जो 21 से 28 का जो वो है समय गर्भावस्था का, उस समय ब्रेन एंड फिंगरप्रिंट बोथ आर डेवलप्ड सिमिलरली। बायोमेट्रिक इवोल्यूशन, जो मैं बायोमेट्रिक ब्रेन एनालिसिस जो बोलता हूँ, उसका साइंटिफिक नेम है DMIET। तो डर्मेटोग्लाइम्फिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये उसका साइंटिफिक नाम है, मगर इजी लोगों को रहे इसलिए ये दूसरा नाम दिया गया है, बायोमेट्रिक ब्रेन एनालिसिस। डर्मेटोग्लाइम्फिक्स मतलब डर्मा मीन्स स्किन और ग्लिम्स मतलब पैटर्न। तो ये स्किन की पैटर्न अपनी जो उंगलियों पे जो आती है, हम जिसको फिंगरप्रिंट बोलते हैं, वो डर्मेटोग्लाइम्फिक्स के हिसाब से ऐसा उसका नाम है। बच्चे की मानसिक विकास जो है वो 0 to 6 ईयर, वो मैक्सिमम ब्रेन का डेवलपमेंट उस टाइम में हो जाता है। 60% से ज़्यादा ब्रेन का डेवलपमेंट 0 to 6 ईयर में होता है। 8 साल तक उसका 80% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। तो जो भी है, जो नया उसको सिखाना है, जो भी सीख रहा है बच्चा, वो 8 साल की उम्र तक अगर उसको कंसंट्रेट किया जाए तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। और जैसे हम देखें तो विजन का डेवलपमेंट
देखने की उसकी क्षमता वो 0 to 1 ईयर, मतलब पूरा 1 साल तक उसको देखने की क्षमता या वो आ जाएगा। बोलने की जो क्षमता है वो 1.5-2 साल के बाद उसको बोलना चालू करेगा। इमोशनल डेवलपमेंट तो जन्म के बाद तुरंत ही होता है उसका, वो भी डेवलपमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता रहता है। लॉजिक, सोशल अट्रैक्शन, ये सब भी है। वो आप देखो, मैंने जैसे बोला कि 8 साल तक ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है, 8 से 18 साल तक बाकी का 20% जो है वो नया एक्वायर अपना ब्रेन कर सकता है। 18 साल के बाद ज़्यादा डेवलपमेंट, ब्रेन 100% डेवलप हम बोलते हैं कि एडल्ट पुख्त हो गया बेटा या बेटी। उसका कारण साइंटिफिकली जो होगा वही होगा कि उसका ब्रेन अभी पूरा 100% डेवलप्ड हो गया है। उसके बाद जो भी हम उसको, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होता है, जो सॉफ्टवेयर डालेंगे या अपने मोबाइल में हम जो एप्लीकेशन डालते हैं, उसके हिसाब से ये अपना ब्रेन भी चलता है। हार्वर्ड गार्डनर एक साइंटिस्ट था, उसने मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था, मतलब उसने ये सब रिसर्च किया हुआ है। उसने रिसर्च के अपने पेपर में 8 प्रकार के इंटेलिजेंस टेस्ट बताए हैं कि टोटल आदमी के अंदर 8 प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हार्वर्ड गार्डन के बाद भी कई साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस में टोटल 42 सब पार्ट, मतलब इंटेलिजेंस किसी के अंदर में 4, किसी के अंदर में 5, टोटल 42 प्रकार के इंटेलिजेंस आइडेंटिफाई किए हैं दूसरों। मगर पहला जो साइंटिस्ट था उसका नाम हार्वर्ड गार्डनर है, उसने 8 प्रकार की इंटेलिजेंस आइडेंटिफाई की है एक ह्यूमन में, ह्यूमन बॉडी में। एक है लिंग्विस्टिक, दूसरा विजुअल स्पेशियल, मतलब देखने की क्षमता, लिंग्विस्टिक बोलने की क्षमता, लॉजिकल मतलब अपने जो तर्क करने की क्षमता है वो, फिर म्यूजिकल, तो ये एक वो भी एक क्षमता है। किनेस्थेटिक, किनेस्थेटिक मतलब हम फिजिकल कितना वर्कआउट कर सकते हैं, कितना काम करते हैं। नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक में जो नेचर को प्यार करता है वैसा एक मतलब अपने कुदरती सौंदर्य। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल एक पर्सनालिटी है, और इंट्रापर्सनल ये 8वीं कैटेगरी है। तो हम देखें, लिंग्विस्टिक फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड लॉजिकल, थर्ड म्यूजिकल, किनेस्थेटिक, विजुअल, नेचुरलिस्टिक, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल, ये टोटल 8 प्रकार की इंटेलिजेंस हुई। तो म्यूजिकल जो होगा बंदा उसको म्यूजिक स्मार्ट बोलेंगे। किनेस्थेटिक, बॉडीली किनेस्थेटिक मतलब जिसको थक कम लगता है, एक जगह बैठे रहना अच्छा नहीं लगता है, वो किनेस्थेटिक बोलते हैं उसको, बॉडी स्मार्ट जो बंदा। इंटरपर्सनल जो है वो पीपल स्मार्ट है, लोगों को हैंडल कैसे करना, वो उसको नेटवर्क में कैसे रहना, वो उसको पीपल स्मार्ट बोलते हैं, इंटरपर्सनल। लिंग्विस्टिक जो है वर्ड स्मार्ट है, क्या कब कैसे बोलना, कहाँ बोलना, वो उसको ज़्यादा अच्छा पता चलता है। फिर लॉजिकल, उसमें मैथमेटिकल और तर्क करने की, जो लॉयर जो होता है वो लॉजिक स्मार्ट होता है। नेचर से जो प्यार करने वाला है, जैसा मैंने वो नेचुरलिस्टिक बोलते हैं। इंटरपर्सनल जो है वो सेल्फ स्मार्ट है, वो किसी की नहीं सुनेगा, उसको जो अच्छा लगेगा वही वो करेगा। और विजुअल जो है वो पिक्चर स्मार्ट है, उसको कुछ बोलेंगे तो उसको नहीं समझ में आएगा, अगर उसको कुछ दिखाएंगे तो उसको परमानेंट याद रहेगा। तो ये 8 प्रकार की जो लिंग्विस्टिक जो बोला, उसकी अगर डिटेल में बात करें या उसके उदाहरण में आपको दूं, तो
लिंग्विस्टिक वाला बंदा जो बोलता है वो कब कहाँ कैसे क्या बोलना जिससे उसका काम निकले, वो उसकी एक इंटेलिजेंस बोली जा सकती है। और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाले जो वर्ल्ड में फेमस आदमी हैं या महिलाएं हैं, उसके दो चार आपको एग्जाम्पल दूँ तो एक बराक ओबामा, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, वो भी बहुत इंटेलिजेंट मतलब लिंग्विस्टिक आदमी था, अच्छों को मतलब बोल के वो कन्विंस कर सकता था। इंडिया में अगर हम देखें तो नरेंद्र भाई मोदी इज ऑल्सो ए लिंग्विस्टिक पर्सनालिटी, ओरेटरशिप उनकी देखते हैं, उनके भाषण मंत्र मुग्ध कर देते हैं लोगों। शेक्सपियर भी एक वेल नोन पर्सनालिटी है। चेतन भगत उनकी बुक के माध्यम से लोगों को मंत्रमुग्ध करते हैं। तो ये लिंग्विस्टिक पर्सनालिटी वाले दो चार एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। फिर अगर हम बात करेंगे लॉजिकल जो बंदा होगा वो उसका मैथ्स भी अच्छा होगा, फिजिक्स भी अच्छा होगा और उसकी मानसिक क्षमता इतनी खतरनाक होगी कि वो इजीली, जैसे वैदिक मैथ्स अगर किसी को सिखाना है तो वो इजीली लॉजिकल जो होगा बंदा वो वैदिक मैथ्स मतलब मेंटल कैलकुलेशन इंग्लिश में जिसको बोलते हैं वो इजीली कर पाएगा। और उसके लॉजिकल इंटेलिजेंस के दो चार एग्जाम्पल अगर मैं आपसे शेयर करूं तो आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट था वो भी लॉजिकल मानसिकता मतलब आइडेंटिफाई हुई उसमें। न्यूटन साइंटिस्ट भी एक लॉजिकल पर्सनालिटी बोली जा सकती है। बिल गेट्स भी लॉजिकल था, तब जाके उसने ये कंप्यूटर में इतना रिवोल्यूशनरी ला सका। उसने पहले, हम जब जानते हैं कि उसने उसके पहले प्रोजेक्ट में एक कंप्यूटर बनाया था, तब लोग उसको कितना डीमोटिवेटेड करते थे, मगर उसने उसकी कार्यक्षमता से आज कहाँ तक वो पहुँचा है। फिर लॉजिकल अपना इंडियन एक उदाहरण आपको दे तो विश्वनाथन आनंद अपना चेस का प्लेयर था, उसने भी वर्ल्ड में अपना नाम बनाया। तो ये लॉजिकल पर्सनालिटी वाली कुछ शख्सियतों के बारे में मैंने बोला। म्यूजिकल पर्सनालिटी में अगर हम देखें तो जिसको संगीत पसंद हो, संगीत में भी अगर ये रिपोर्ट के माध्यम से अगर हमको जानना है, ऊपर पता चला कि म्यूजिकल पर्सनालिटी है, तो म्यूजिकल पर्सनालिटी में भी वोकल या फोकल मतलब बजा पाएगा या गा पाएगा वो पता चलेगा। और उसके अंदर हम देखें कि भाई बजा पाएगा या गा पाएगा, उसके अंदर उसके हम दो चार उदाहरण मैं आपको दूं तो इंडिया के बहुत हैं, लता मंगेशकर जी सभी बहनें अच्छी गायिकाएं रह चुकी है। फिर ए.आर. रहमान, वर्ल्ड में देखें तो माइकल जैक्सन, ये लोग अपने म्यूजिकल इंटेलिजेंस के कारण इतने आगे आए। तो माँ और ये कोई भी म्यूजिक का जो परफॉर्मर है वो कभी फाइनेंशियली उसको भी दिक्कत नहीं हो सकती, वो अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकता है। तो म्यूजिकल पर्सनालिटी जिस बच्चे की है उसको भी माँ बाप को घबराए भी ना, उसको क्या अच्छा लगता है उसके अंदर उसको प्रैक्टिस करवा देनी चाहिए। किनेस्थेटिक में अगर हम देखें तो किसी एक बंदे को कहीं भेजते हैं कि 10 काम करके आ, तो अगर 10 बंदे को भेजे गए तो 10 में से हर एक को मतलब अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से उसको जो किनेस्थेटिक होगा वो शाम को 5-6 बजे 7 बजे 8 बजे जितने भी बजे आपको वापस मिलेगा सब काम जितने हैं वो बता, तब भी वो फ्रेश होगा, ऊपर से ज़्यादा फ्रेश नजर आएगा क्योंकि उसकी
किनेस्थेटिक पर्सनालिटी है, इसलिए उसको एक जगह बिठा रखेंगे, उसको बोलेंगे कि टेबल वर्क है, तू ये टेबल वर्क कर, तो वो जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और दुखी होगा शाम होते होते, तो बार बार घड़ी देखेगा कब मैं घर पहुंचूं। तो किनेस्थेटिक पर्सनालिटी वाले एक जगह बैठ नहीं सकते, उनको घूमना अच्छा लगता है और लोगों को मिलना अच्छा लगता है, या कुछ भी मतलब गेम खेलना उनको अच्छा लगता है, तो डांस करना अच्छा लगता है, थकान नहीं होती उनको। कोई भी पर्सनालिटी के हिसाब से अगर म्यूजिकल पर्सनालिटी वाला म्यूजिक सुनता है तो उसको एनर्जी मिलेगी। वैसे ही लोग किनेस्थेटिक आदमी अगर काम करता है, डांस करता है, कहीं भाग दौड़ करता है, तो उसको उससे एनर्जी मिलती है थकने के बजाय। उसके अगर हम उदाहरण देखें तो ऋतिक रोशन कितना अच्छा डांस करता है, कभी थकता नहीं है वो, हम देखते हैं। फिर सचिन तेंदुलकर पूरी गेम खेले, इतना घंटे खड़ा रहे फील्डिंग करे, फिर भी उसको भी कभी हमने देखा नहीं थकते हुए। कपिल देव, वो भी कितने साल उसने क्रिकेट खेली, मगर कभी उसके भी मुंह से कभी हमने सुना नहीं कि ये आज मैं थक गया हूँ। तो ऐसे कई उदाहरण हैं किनेस्थेटिक वाले कि जो अपने लाइफ पूरी उन्होंने उसी के पीछे लगाई और वो इंडिया में या वर्ल्ड में वेल नोन पर्सनालिटी बन पाए। विजुअल स्पेशल मतलब विजुअल पर्सनालिटी जिसकी है, उसको कैसे पढ़ना चाहिए, या उसकी कल्पना शक्ति जो विजुअल, जैसे नरेंद्र मोदी हम सब जानते हैं कि उनकी विजुअल क्षमता, विजनरी जिसको बोलते हैं, उसको कुछ एक देखेगा तो उसके ऊपर से वो इमेजिन कर पाएगा। हम शायद सबने देखा होगा, अभी एक वीडियो व्हाट्सएप वायरल हुआ था बहुत, व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे भी देखा कि जूम इन 70 टाइम जूम इन हो रहा था। तो ये कल्पना किसी विजुअल स्पेशल आदमी ने ही की होगी कि फोटो हम देखते हैं तो बिल्कुल एकदम बढ़िया फोटो दिखता है, उसके अंदर दरिया आता है, दूसरा ऐसा लगता है कि कुछ एक फोटो फ्रेम लगी है उसके अंदर दरिया है, तो उसको जूम इन करेगा। फिर वो पूरा देखेंगे तो उसके ऊपर एक अपने को नाव दिखेगी, वो नाव को जूम इन करके देखे, जूम आउट करके देखेगा तो नाव के अंदर कुछ एक लोग दिखेंगे, उसमें से किसी एक को ऊपर जूम आउट होगा, ऐसे ऐसे करके 70 जूम, मतलब अनबिलीवेबल था वो वीडियो, आज तक मैं भूल नहीं पाया। ऐसा बनाने वाला कोई विजुअल स्पेशल ही होगा। और विजुअल स्पेशल का एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, MF हुसैन जी, उनके जो कल्पना शक्ति के कारण उनके जितने भी पेंटिंग उन्होंने बनाए वो हम वर्ल्ड वाइड करोड़ों में बिकते थे। और अभी एक फैशन डिजाइनर है मनीष मल्होत्रा, और कई लोग हैं कि जो उनकी कल्पना शक्ति के कारण वो कपड़े बनाते हैं, उन कपड़ों के लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं। नेचुरलिस्टिक जो लोग हैं उनको नेचर से प्यार होता है, वो उनको कहीं बिठा दो अच्छे से अच्छी जगह में, रूम में बिठाएंगे तो उसको मजा नहीं आएगा, उसको नेचर में घूमेगा तभी उसको मजा आएगा। सबसे अच्छा एक उदाहरण मेनका गांधी जी है, उन्होंने नेचर के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है, और नेचर में खाली अपने ये पेड़ पौधे या गार्डन वहाँ तक ही लिमिट नहीं रखी, उन्होंने नेचर ने दिया हुआ, भगवान ने नेचर में दिया हुआ जितने पशु पक्षी या है उनकी सेफ्टी के लिए भी, सड़कों के लिए भी उन्होंने काफी काम किया है। उनकी सेफ्टी के लिए सर्कस में से सिंह, बाघ, इन लोगों को हाथी जो परफॉर्म करवाते थे उसके उनके लिए भी इन्होंने, खाली उनकी नेचुरलिस्टिक पर्सनालिटी होगी उसके कारण उन्होंने ये सब काम कर पाए। इंट्रापर्सनल अगर हम देखें तो इंट्रापर्सनल पर्सनालिटी जो है वो खुद को पहचानेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ और अब
अपने हिसाब से वो उनको जो अच्छा लगता है ऐसा काम करेंगे, और लोगों का काम करने के लिए उनको कैसे लोगों को पहचान के उसकी बुद्धिमत्ता का यूज करके कैसे आगे बढ़ा जा सकता है या टीम बिल्डिंग कर सकते हैं, वो एक इंट्रापर्सनल पर्सनालिटी की क्षमता होती है। इसकी सबसे बड़ी अगर एग्जाम्पल देखें तो स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो इंट्रापर्सनल पर्सनालिटी थे। फिर उन्होंने हजारों लोगों को मोटिवेट किया और देशभक्ति के लिए काम करना चालू किया। ओशो रजनीश वो भी एक इंट्रापर्सनल पर्सनालिटी थे, उनके भी फॉलोअर्स लाखों में हैं। उन्होंने लोगों को कैसे शांति से जिया जाए वो मैसेज अपने तरीके से दिया था। और लेटेस्ट देखें तो सबसे बिजनेस में तो धीरूभाई अंबानी जी ने अपनी टीम को ऐसे हैंडल किया। इंट्रापर्सनल पर्सनालिटी एग्जांपल सबसे अच्छा वो भी था। वो बिजनेस के लिए उन्होंने कैसे अपना स्किल का यूज किया। और सबसे बड़ा इंट्रापर्सनल पर्सनालिटी का एग्जांपल अगर करंटली हम देखें हमारे सामने है नरेंद्र भाई मोदी जी। उन्होंने जनरेशंस का काम, मतलब क्लीन इंडिया का जो काम है वो जनरेशन का काम था। वो लोगों को साथ जोड़ा, उनकी जो स्किल थी पब्लिक मूवमेंट बनाने की, उसके कारण ये पूरा क्लीन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था वो 5 या 7 साल में अगर हम देखते हैं तो पूरा इंडिया क्लीन हो गया। पहले अपने एपीजे अब्दुल कलाम बोलते थे, उन्होंने विजन 2020 देखा था, वो 2020 मोदी जी ने ग्राउंड पे उतारा। उनकी ये इंट्रापर्सनल, इनकी मल्टीपल इंटेलिजेंस पर्सनालिटी है। पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो मल्टीटास्किंग पीपल जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। बायोमेट्रिक ब्रेन एनालिसिस अगर किसी को करवाना है तो एक प्रोसेस 10 मिनट टाइम ले ऐसा है। बायोमेट्रिक ब्रेन एनालिसिस का एक एप्लीकेशन है, वो यूनिक ऐप के नाम से प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वो अगर आप डाउनलोड करके रजिस्टर करेंगे अपने आप को तो अपनी फिंगरप्रिंट अपलोड करने के लिए 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और 1 या 2 दिन में रिपोर्ट आपके दिए गए ईमेल आईडी पे आएगी। और उसके बाद काउंसलर आपको डिटेल में आपके बच्चे के बारे में कौन सी पर्सनालिटी है, क्या है, उसको कैसे याद रहेगा, उसको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब काउंसलर पहली बार आपको देखा होगा तो भी वो उधर उतना तक बता देगा कि आपके बच्चे को नहाते नहाते गाने की आदत है। तो ये सब आप बिलीव नहीं कर पाओगे, उतना रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। तो मैं आग्रह रखूंगा कि ये यूनिक ऐप आप डाउनलोड करके उसको अपने बच्चे का रिपोर्ट या अपने खुद का रिपोर्ट करवा के अपने डिसीजंस लेने चाहिए। और 100% आपको अगर कुछ ये वीडियो देखने के बाद कोई क्वेश्चन दिमाग में आता है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अपना क्वेश्चंस को नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा वो आपका जो क्वेरी होगी उसको सॉल्व करने का। और ओवरऑल मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है कि ये टेक्नोलॉजी इट वर्क्स 100%। हम ये टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करेंगे वो अभी खास अपने को देखना है। भारत माता की जय, वंदे मातरम।